आइए अमृतलाल वेगड़ की अमर कृति सौंदर्य की नदी नर्मदा का पारायण करते हैं। सुनते हैं भाग 8 ग्वारी घाट से बरमान घाट। यादवेंद्र अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ हमें विदाई देने आया है। हमारी पिछली यात्रा को कोई 2.5 बरस बीत चुके हैं। किसी न किसी कारण से निकलना न हो सका। इस बीच यादवेंद्र की शादी हो चुकी है। अब वो हमारे साथ नहीं चल सकता। इसका उसे बहुत रंज है। उससे अधिक रंज मुझे है, क्योंकि जिस यादवेंद्र के बलबूते पर मैंने अभी तक की दुर्गम पदयात्रा की थी, मेरा वही विश्वस्त साथी अब मेरे साथ नहीं होगा। विदाई देने कांता भी आई है। छोटे भाई की पत्नी नीता और उनके 2 बच्चे नम्रता और अमित भी आए हैं। 9 बरस के अमित के उत्साह का क्या कहना। उसका बस चले तो साथ चले। 17 नवंबर 1982 भाई दूज। जबलपुर के ग्वारी घाट में हमने नाव से नर्मदा पार की और ठीक उसी बिंदु से चल पड़े जहां पिछली यात्रा समाप्त की थी। साथ आए स्वजन हमें देर तक देखते रहे, फिर लौट गए। इस बार हम 4 हैं। दुल्हानी और साठे मेरे छात्र हैं। पंडित नामक एक और साथी है। बहुत अच्छा दल बन पड़ा है हमारा। पंडित की मातृभाषा हिंदी है, दुल्हानी की सिंधी, साठे की मराठी और मेरी गुजराती। 4 भाषाओं के जल से मां नर्मदा के पैर पखारने हम चल पड़े। 2 घंटे में तिलवारा घाट आ गए। यहां मां नर्मदा पर सड़क का पुल है। जब बाढ़ आती है तब डूब जाता है, लेकिन अब पास में ही नया पुल बन रहा है। यह बहुत ऊंचा होगा। यही नहीं, इस पर से नर्मदा के दक्षिण तट की नहर का पानी उत्तर तट को जाएगा। नर्मदा को नर्मदा की नहर पार करेगी। रात सिवनी में रहे, सुबह चल दिए। लम्हेटी के पास नदी तट पर चट्टानें पसलियों की तरह उभर आई हैं। तीसरे पहर डुंडवारा पहुंचे। नर्मदा का प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार यहां से पास है। यहां रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो गई तो धुआंधार चल दिए। चौड़ी नर्मदा यहां हठात संकरी हो गई है और एक खड्ड में प्रचंड वेग के साथ गिरती है। दूर से ही जल बिंदुओं का धुआं सा उठता दिखाई देता है, इसलिए इसे धुआंधार कहते हैं। दूर से दबी दबी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहां का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। पानी बड़े वेग से गिरता है, लहरिया बनाता आगे बढ़ जाता है। नर्मदा पर यहां मस्ती का कैसा अलबेला नशा छाया है। नदी में खूब पानी था और धुआंधार यौवन और जीवन से भरपूर था। देर तक हम उसके आबोताब को देखते रहे, उसकी धमक को सुनते रहे और उसकी फुहार में भीगते रहे। इसी धुआंधार से नर्मदा संगमरमर की कुंज गली में प्रवेश करती है। संगमरमर की चट्टानों को चीरती हुई तंग घाटी में से बहती है और एक अद्भुत सौंदर्य लोक की सृष्टि करती है। कनक छरी सी इकहरे बदन के नर्मदा एक जगह इतनी सिमट गई है कि इस स्थान को बंदर कूदनी कहते हैं। यहां नर्मदा मानो सुस्ता रही है या अत्यंत मृदु गति से बह रही है। संगमरमर की विशाल दूधिया चट्टानें, अलस गति से बहती नीरव नर्मदा और निपट एकांत, लगता है किसी नक्षत्र लोक में आ गए हैं। धुआंधार में गुस्से से उबलती उफनती नर्मदा ने मानो यहां मौन की दीक्षा ले ली है। धुआंधार के गर्जन तर्जन के बाद यहां नर्मदा की शांत जलधारा मानो रौद्र के बाद शांत रस। चांदनी रात में यहां नौका विहार होता है।
दिन को भी होता है, लेकिन दूधो नहाती पूनम की रात को यहां सौंदर्य की कैसी लहाछेह वर्षा होती है। और कोई 2 किलोमीटर लंबा और सौंदर्य से छलकता ये स्वप्नलोक हमारे जबलपुर के पास है। नर्मदा ने जो किसी को नहीं दिया, वो जबलपुर को दिया, अपने गले का हार दिया। पंचवटी में ये सौंदर्य लोक समाप्त हो जाता है। यहां चट्टानें खत्म, नर्मदा मिट्टी या रेत में से ही बहती है। भेड़ा घाट में मानो नर्मदा का पाषाण युग समाप्त हो गया और बालू युग शुरू हो गया। मजे की बात यह है कि संगमरमर के जिस भूखंड में से नर्मदा बहती है, उसकी चौड़ाई मुश्किल से आधा किलोमीटर है। अब नर्मदा यदि थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं से निकल जाती तो कहां होता यह सौंदर्य लोक। नर्मदा पहले ऐसा ही करती थी। धुआंधार से उत्तर की ओर मुड़ जाती थी और 64 योगिनी मंदिर वाली टेकरी का लपेटा लगाती आगे बढ़ती थी। उसका सूखा चौड़ा पाट आज भी मौजूद है। तब कहां था यह सौंदर्य लोक और कहां था यह दिव्य लोक। लेकिन नर्मदा उन चट्टानों को शिल्पी की ललक भरी निगाह से देखती जरूर रही होगी और एक दिन उसने शुरू कर ही दिया उन्हें काटना, छांटना और तराशना। इसमें उसे लाखों वर्ष लग गए, क्योंकि चट्टानें फौलाद की थीं और यह काम वो केवल बरसात में ही कर सकती थी। आखिर उसने अभेद्य संगमरमर को भेद कर अपनी राह बना ली और धरती पर स्वर्ग उतार कर रख दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सौंदर्य लोक प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति का दिया रूखा चौड़ा पाट आज भी देखा जा सकता है। यह तो नर्मदा के अनन्य सौंदर्य बोध और उसकी सुदीर्घ तपस्या का सुफल है। यह उसके चित्त के उच्छल आनंद की मनभावन उपलब्धि है। डुंडवारा से चले थे तो सुबह तड़के, लेकिन नर्मदा के साथ रमते विलमते चल रहे थे, इसलिए दोपहर तक विशेष चलना नहीं हुआ। चलना तीसरे पहर ही हुआ। रात बगरई में रहे। ये मूर्तिकारों का गांव है। भेड़ा घाट में संगमरमर की जो मूर्तियां आती हैं, वे यहीं से आती हैं। कुछ एक मूर्तिकारों को मूर्तियां तराशते देखा। उनकी आधी अधूरी मूर्तियां ज्यादा सुंदर लग रही थीं। सौंदर्य सादगी और सरलता में विराजता है। बहुत अधिक कारीगरी से कलाकृति दम तोड़ देती है। इसके बाद की रात धरती कछार में रहे। जिस ग्रामीण के बरामदे में रहे, उसके घर की दीवार पर मृदंग टंगा था। मैंने कहा, जान पड़ता है यहां भजन कीर्तन होता है। उसने कहा, कल ही हुआ था, आज भी होगा। रात को बहुत से ग्रामीण जुटे। एक ने एक तारे पर बड़े अच्छे भजन सुनाए। दूसरे उसका साथ दे रहे थे। मैंने उनके स्केच उतारे तो तारीफ की। तारीफ कुछ ज्यादा ही हो गई। अब वे उठने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर नींद के मारे हमारा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से सोने को मिला। यहां से चले तो दोपहर को भीकमपुर पड़ा। एक जगह सुस्ताने बैठे तो कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो गए। इनमें गांव का कोटवार भी था। मैंने हमारे बारे में संक्षेप में बताया और कहा कि हम एक साथ अखंड परिक्रमा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके खंड परिक्रमा कर रहे हैं। फिर पूछा, सुबह धरती कछार से चले हैं, कितना चले होंगे? कोटवार ने कहा, यही कोई 5-6 मील। मैंने पूछा, मील या किलोमीटर? उसने कहा, मील और किलोमीटर एक ही बात है। तब तक और लोग भी आ गए। वो उन्हें हमारे बारे में बताने लगा। कहने लगा, ये नर्मदा की अखंड परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने घबरा कर कहा, अखंड नहीं, खंड। उसने तपाक से कहा, खंड अखंड एक ही बात है। मुझे जोर की हंसी आई। वो बुरी तरह झेप गया। मैंने तुरंत अपनी गलती महसूस की। कोटवार यानी गांव का सबसे बड़ा हाकिम, मुझसे उसका अनादर हो गया। यह ठीक नहीं हुआ। दूसरे ही क्षण वो गरज कर बोला, यहां क्यों बैठे हो?
सुस्ताने और रास्ता पूछने? चलो मैं रास्ता बताता हूं। वो हमें नर्मदा तट ले आया। हम यहां बैठने ही वाले थे कि उसने ललकारा, यहां नहीं, वहां, सनेर के उस पार। हम वहां गए। बाद में दुल्हानी ने कहा, अब समझ में आया कि वो हमें यहां तक क्यों ले आया। सनेर के उस पार जबलपुर जिला है, इस पार नरसिंहपुर। उसने हमें जिला बदर कर दिया है। अपराध के साथ ही दंड। काश हमारा दंड विधान इतना त्वरित होता। झांसी घाट के पास 2 परकम्मावासी मिले। मां बेटा थे। मां बेटे को परकम्मा करते पहली बार देखा। रात हम बेलखेड़ी में रहे। वे आगे निकल गए। मां बेटे खूब चलते हैं। सुबह गांव में स्त्रियों को दही बिलोते देखा। नरसिंहपुर दूध घी का जिला है। अब यह दृश्य हमें रोज दिखाई देगा। दोपहर को झालोन घाट में विश्राम के लिए रुके। पास ही नर्मदा की रेत में 20-22 ग्रामीणों का दल था। साथ में बाजे गाजे भी थे। पता चला कि एक वृद्ध यहां से परकम्मा उठा रहे हैं। उन्हें विदा करने आए हैं। रात को ही आ गए थे, वहीं खुले में सोए थे। सुबह वृद्ध का मुंडन हुआ, कढ़ाई हुई, प्रसाद बंटा और अब जाने की घड़ी आ गई है। बाजे बजने लगे। एक एक करके सभी स्त्रियां नाची। अंत में वृद्ध भी नाचे। फिर बारी बारी से सभी उनके पांव पड़ने और रोने लगे। लेकिन वृद्ध सभी से कहते, नहीं, रो नहीं, मुझे हंसी खुशी से विदा करो। मैंने कहा, आज तो हम अभी चले आ रहे हैं, लेकिन कल आपको मिला लेंगे। मैं जमुनिया में रुकूंगा, आपके आने पर ही चलूंगा। फिर चल पड़े। एक स्त्री ने रोते हुए कहा, आप उनका ध्यान रखना, वे मेरे चाचा हैं। जब सब चले गए तो गांव के एक लड़के ने कहा, आप उनके साथ न जाना। क्यों? वे चमार हैं, मांस मगरा खाते हैं। रात मुआर के मंदिर के चौतरे पर काटी। काफी ठंड थी। सवेरे चल दिए। थोड़ी देर में जमुनिया आ गए। वृद्ध के बारे में पूछा तो गांव वालों ने कहा कि वे चमार मोहल्ले में मिलेंगे। वहां गए। यह उनके दामाद का घर था, साफ सुथरा, लिपा पुता। वृद्ध नर्मदा नहाने गए थे। अधेड़ उम्र के दामाद हमसे कहने लगे, मुझे भी लालच हो आया है, मेरा मन भी जाने को कर रहा है। बहुत अच्छा, ससुर दामाद का साथ रहेगा। लेकिन बड़े भैया कहते हैं कि ऐसे चुपचाप नहीं जाते, सभी रिश्तेदारों को खबर करेंगे, सबसे मिलकर जाना। तब कल या परसों निकलिए। पंचांग दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखिए, कल से पंचक शुरू हो जाएगा, पूर्णमासी तक निकलना नहीं होगा। तब तक वृद्ध नहाकर आ गए। हमें देखकर खुश हुए। मैं इनसे कहता हूं कि मुझे मत रोको, लेकिन ये मेरी सुनते नहीं। आखिर ये तय हुआ कि दोनों पूर्णमासी के बाद निकलेंगे। गांव के और 2-1 लोग साथ चलेंगे। तभी मुझे याद हो आया, ये चमार हैं। भिक्षा हम मांगते नहीं, पर यहां जरूर मांगेंगे। बरामदे में एक स्त्री दही बिलो रही थी। भिक्षा में हमने मठा मांगा। घर के लोगों को आश्चर्य हुआ, बेहद खुश भी हुए। हमें देर न हो इसलिए 2 स्त्रियां मिलकर बिलोने लगीं। रस्सी का एक छोर एक स्त्री के हाथ में था, दूसरा छोर दूसरी स्त्री के हाथ में। इस रस्साकशी को हम बड़े चाव से देखते रहे। मठा पीकर आगे बढ़े। थोड़ी देर में बरमकुंड आ गए। नर्मदा के मोड़ पर और खूब ऊंचे कगार पर है ये। नर्मदा यहां से कितनी सुडौल दिखाई दे रही थी, मानो अभी तक ये दुबली पतली मुस्कुराती लड़की थी, अब सुडौल बदन वाली युवती हो गई है। धूप से नहाई नर्मदा को शुभ्र रेतीले पाट का परिधान खूब फब रहा था। गोरी रेत के पास नीली जलधारा हृदय माधुर्य से भर गया। हमारी पगडंडी नर्मदा में से ही है। जब रेत में से जाती है तब पैरों के नीचे रेत चुरमुराती है और चाल धीमी हो जाती है। जब कछार में लगे गेहूं चने के पौधों में से जाती है तो लगता है किसी बगिया में से जा रहे हैं।
नदी तट की पगडंडी बनती बिगड़ती रहती है। ज्यों ही पानी नीचे उतरा, इस नई मिट्टी में फसल बो दी जाती है और पगडंडी नीचे खिसक जाती है। पगडंडी लोकगीत की तरह होती है। इसे बनाने वाला अज्ञात होता है। कोई एक इसे बनाता भी नहीं, वो समूह का सृजन है। रात सांकल में रहे। पास के घर के ग्रामीण ने हमें कंडे दिए। कंडे देखकर मैंने कहा, पंडित आज गाकड़ बनाओ। लेकिन पंडित को गाकड़ बनाना नहीं आता। तब वो ग्रामीण विस्तार से बताने लगा कि गाकड़ कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ी देर तक तो उसकी पत्नी ये सुनती रही, फिर बोली, तुम बना क्यों नहीं देते? आज्ञाकारी पति ने तुरंत कंडे सुलगाए। जब वे पूरी तरह जल चुके, तब उसके अंगार पर उलट पुलट कर गाकड़ सेकता हुआ बोला, सिक जाने पर ये फूल जाएंगे और फट जाएंगे। घी होगा तो खाने में और मजा आएगा। याद आया, एक दिन हम लोग जा रहे थे। रास्ते में पति पत्नी का साथ हो गया। बातें होने लगीं। हम सामान से लदे फंदे थे। पत्नी ने यह देखा तो पति से कहा, तुम इनका थोड़ा सा सामान उठा क्यों नहीं लेते? आज्ञाकारी पति ने तुरंत हमारे झोले ले लिए। मेरा विचार है कि पतियों के सेवा कार्य के पीछे प्रेरणा प्रायः पत्नियों की रहती है। अंगार पर बाटी सिकते देखकर मुझे लगा कि प्रकृति के बीच रहने वाला आदि मानव अपने खाद्य पदार्थ इसी प्रकार आग पर भून कर खाता होगा। थोड़ी अतिशयोक्ति करके हम कह सकते हैं कि बाटी प्रकृति है, रोटी संस्कृति है और पूरी पराठे विकृति है। उधर कंडों पर गाकड़ सिक रहे थे, इधर स्टोव पर दुल्हानी दाल बना रहा था। दुल्हानी स्टोव जलाने से लेकर खाना तैयार हो जाने तक जुटा रहता, लेकिन साठे की दिलचस्पी केवल बघार में थी। करीने से मसाला निकालता, देर तक तेल में भूनता, फिर बघारता या छौंकता। एक दिन खीर बनाने का आयोजन हुआ तो वो इसे भी बघारने की तैयारी करने लगा। बड़ी मुश्किल से समझाया कि खीर को नहीं बघारते। वैसे उसके बघार के कारण भोजन सुस्वादु बनता था, पर मिर्च काफी देता था। एक दिन उसने ढेर सारी मिर्च काटी। मैंने घबरा कर कहा, इसकी आधी ही छोड़ना। उसने आधी से भी कम मिर्च छोड़ी। उसकी आज्ञाकारिता पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में यह कहते हुए कि टमाटर डालने से मिर्च का तीखापन आधा रह जाएगा, उसने बाकी मिर्च भी झोंक दी। घुघरी के पास चट्टानों में से बहती नर्मदा का शोर सुनाई दिया। कितने दिनों बाद सुनाई दिया। यहां से पिपरिया मंदिर में आश्रय मांगा तो पंडित जी ने टका सा जवाब दिया, यहां कोई जगह नहीं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी और अंधेरा घिरने लगा था। तभी एक वृद्ध आए और कहने लगे, चलो मेरे घर चलो। रास्ते में लोगों से कहते, पाहुने आए हैं, घर ले जा रहा हूं। एक साधु को उन्होंने पहले से ही आश्रय दे रखा था। हम 4 को और ले आए। मैंने कहा, आप हमें बिल्कुल अपने जान पड़ते हैं। उन्होंने कहा, इस संसार में कोई अपना नहीं। फिर रुककर बोले, और कोई पराया भी नहीं है ना उलझन की बात। सुबह चले तो गरारू के पास नर्मदा चट्टानों में शोर करती मिली। समनापुर के बाद हथिया में वो संगमरमरी चट्टानों में से बहती है। सुबह चले तो गरारू के पास नर्मदा चट्टानों में शोर करती मिली। सामनापुर के बाद हथिया में वो संगमरमरी चट्टानों में से बहती है। अपने संगमरमरी लिबास में वो हमेशा अच्छी लगती है। रात चिनकी में रहे। सुबह चले तो धुआंधार पड़ा। छोटा धुआंधार। छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा। लहरों का वही एक दूसरे को धकियाना, छल्ले बनाना, उमड़ना, घुमड़ना और चट्टानों को तराशना। दोपहर को पड़ी शेर नदी। नर्मदा से वो कैसी चुपचाप मिल रही थी। दोनों रेत में बहती हैं, इसलिए कोई शोर नहीं।
पानी इतना साफ कि यदि धूप में झिलमिलाता न होता तो नदी में पानी न होने का धोखा हो सकता था। हम भोजन से निवृत्त हुए ही थे कि परकम्मा वासियों का एक दल आया। उसमें 2 स्त्रियां भी थीं। खाते पीते घर की जान पड़ती थीं। पता चला कि दोनों बहनें हैं, अमरकंटक से चली हैं। बेलखेड़ी में चातुर्मास किया था। मैंने पूछा, रास्ते में कोई तकलीफ? बड़ी बहन ने कहा, कैसी तकलीफ? मैया ने हमें फूल की तरह रखा है। वे यहीं रुकेंगे, सोएंगे कहां? उनके एक साथी ने कहा, ये बहनें साथ में हैं, इसलिए ऊपर कुटी में चले जाएंगे, वरना यहीं रेत में सो जाते। ऐसी ठंड में? ठंड अभी पड़ ही कहां रही है। हम ठंड से परेशान हैं, ये कह रहे हैं कि ठंड शुरू ही कहां हुई। इस दल में भी वे मां बेटे नहीं थे, खूब चलते हैं। शाम को सतधारा पहुंचे। चारों ओर चट्टानें छितरी हुई थीं। कहीं कहीं ऐसा लगता था मानो नदी में कुंड बन गए हों। अत्यंत मनोरम दृश्य था। यहां नर्मदा पर सड़क का पुल है। बहुत कम पुल ऐसे सुंदर स्थान पर होंगे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा। लेकिन यहां से बरमान ज्यादा दूर नहीं, इसलिए अंधेरे में ही आगे बढ़े। आकाश के कछार में तारों के पौधे निकल आए। दूर मंदिरों से आरती का स्वर सुनाई देने लगा। आखिर अंधेरे में ऊंची अटपटी और खड़ी कगार चढ़कर धर्मशाला पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत से परकम्मावासी ठहरे थे और एक भी कमरा खाली नहीं था। आखिर एक वृद्ध भिक्षुक ने हमें अपने कमरे में ठहरा लिया। हमें विश्वास था वे मां बेटे यहां जरूर मिलेंगे, क्योंकि आज हम कोई 20 किलोमीटर चले थे। लेकिन वे यहां भी नहीं थे। ओह, वे चलते हैं या उड़ते हैं? शब्द दर्शन में आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले अंक में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मां नर्मदा का ये प्रसाद जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।